अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज और नए दिन का आगाज़ है। नए नए एम और नए अज़्म के साथ हर कोई घर से बाहर निकलता है, उसकी कोशिश होती है क्योंकि हफ्ते का आगाज़ जितना बेहतरीन अंदाज में आपका पूरा हफ्ता वैसे गुजरता है। ये हम सबका बिलीव है कि किसी भी चीज़ को हम अगर बहुत अच्छे से शुरू करते हैं तो उसका इख्तिताम भी बड़ा अच्छा होता है। अगर शुरू में कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर पूरा आपका काम जो है वो बिगड़ जाता है। तो इसी तरह से हफ्ते का आगाज़ अगर अच्छा हुआ हो तो पूरा हफ्ता बड़ा बेहतरीन गुजर जाता है। आपके सारे काम काज की रूटीन बड़ी बेहतरीन रहती है। तो दुआ गो है कि अल्लाह करे कि आज का दिन आपका बहुत ज़्यादा आसान अंदाज से गुजरे, बहुत खुशगवार हो और आपके तमाम काम जितने पेंडिंग थे वो भी पूरे हो जाएं और आने वाले दिनों के लिए आप बहुत अच्छी प्लानिंग करें और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशगवार और साजगार तब्दीलियाँ लेकर आएँ जो आपके लिए, आपके प्यारों के लिए बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने में साजगार साबित हों। आमीन। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा है और वेदर अपडेट्स के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद के मौसम पर नजर डालें तो बहुत ज़्यादा जलथल बारिश के बाद फिर से थोड़ा सा गर्मी का जो एक सिलसिला है वो दोबारा से बढ़ा है। आज सुबह से ही थोड़ा सा धूप आंखें दिखाती हुई हमें दिखाई दे रही है और साथ ही साथ शहर फैसलाबाद की अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। सूरज पूरी आबोताब के साथ चमकेगा और अपनी किरणें पूरे शहर पर बिखेरेगा और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगा और उसकी गर्मी की शिद्दत का एहसास सुबह से होने लगेगा। लेकिन अगर हवा साथ में चलती रहे तो उससे माहौल बड़ा बेहतरीन हो जाता है। लेकिन आपने फिर भी कोशिश करनी है क्योंकि मौसम है और मौसम का कुछ पता नहीं होता कि किस ओर अपनी करवट को ले ले और कब जो है वो मौसम गर्म हो जाए। इसलिए आपने जब भी घर से बाहर निकलना है तो चंद ज़रूरी बातों का ख्याल रखना है। सन प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सनस्क्रीन का इस्तेमाल किया करें ताकि आपकी स्किन किसी भी तरह के रेजेस से, हार्मफुल रेजेस से बच सके, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहे। पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें। खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है और अब तो हमें एक ही दिन में दो तरह के मौसम देखने को मिलते हैं। सुबह के टाइम में ज़रा थोड़ी गर्मी महसूस होती है लेकिन जैसे जैसे शाम की तरफ हम बढ़ते हैं तो मौसम बड़ा खुशगवार हो जाता है, ठंडा ठंडा सा मौसम होता है। तो खुद को बचाया करें मौसम की तब्दीलियों से क्योंकि अगर हम खुद को सेहतमंद रखेंगे तभी हम हर तरह के वेदर को, हर तरह के मौसम को इंजॉय कर सकेंगे और तभी अपने और भी ख़ास मोमेंट्स को मज़ीद स्पेशल बना सकेंगे। क्योंकि जब हमारी बर्थडे होती है तो हमारी कोशिश होती है चाहे गर्मी है, सर्दी है, मौसम कैसा भी है, उसकी सेलिब्रेशन रुकनी नहीं चाहिए। और साथ ही साथ अपनी सेहत का ख्याल तो आपने रखना ही है। जैसे कि मौसम की तब्दीली है तो मौसम के साथ शाम में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नमी बढ़ जाती है और बड़ा आपको जो है वो अपने आप को बचाने की ज़रूरत होती है। मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा जो है वो पावरफुल हो जाते हैं। शाम में मच्छरों से खुद को बचाएं। डेंगू का बहुत ज़्यादा जो हम देखते हैं कि केसेस सामने आते हैं तो खुद को बचाने की बहुत ज़रूरत है। और साथ ही साथ डेंगू के हवाले से जितने हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उनको फॉलो करना भी बेहद ज़रूरी है। एहतियाती तदाबीर को जब हम फॉलो करते हैं तभी हम अपने आप को किसी भी तरह की बीमारी से बचा सकते हैं। तो डेंगू बड़ा ख़तरनाक एक मच्छर है, उससे खुद को बचाना बेहद ज़रूरी है। उसकी एहतियाती तदाबीर हम गाहे बगाहे उससे रिलेटेड अवेयरनेस आप तक पहुँचाते रहते हैं ताकि आप अपना ख्याल रख सकें, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रख सकें और कहीं पर भी अगर पानी खड़ा है तो उसको वहाँ से बहा दें, ड्रेन कर दें ताकि किसी भी तरह से डेंगू का हमला आप पर ना हो और आप उससे बच सकें। डेंगू के हवाले से अब मौसम तब्दील हो रहा है तो किस तरह की कंपेन्स चल रही हैं, क्या हदायत दी गई हैं महकमा सेहत की जानिब से और महकमा सेहत इस हवाले से क्या काम कर रहा है, इसी पे हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर रज़ादार हुसैन और रिपोर्टर मरियम रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं? आपके हफ्ते का आगाज़ अच्छा हुआ या किस तरह से सुबह का आगाज़ हुआ? जैसे आपने बताया कि गर्मी की शिद्दत में जो है वो रात थोड़ी सी ठंड थी मगर जैसे ही सुबह सूरज निकला है तो उसने अपने तेवर दिखाए हैं। तो भी मैं फील्ड में होता हूँ तो पता लगा कि गर्मी जो है वो, और जैसे कि ऐसा था रात में अब ठंड हो जाती है तो उसी तरह से हम देखते हैं कि अब रात को पहले गर्मी बहुत ज़्यादा हो और गर्माइश हो माहौल में तो मच्छर वगैरह इतना महसूस नहीं होते हैं। लेकिन अब क्योंकि डेंगू के केसेस पहले ही बहुत ज़्यादा सामने आ रहे थे, अब तो कुछ मौसम भी बदल रहा है। तो क्या सूरत हाल है, कितने केसेस नए रिपोर्ट हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स की क्या मामलात हैं? अच्छा डेंगू के हवाले से क्योंकि डॉक्टर ये कहते हैं कि डेंगू का एक मखसूस टेम्परेचर होता है, एक मखसूस दर्जा हरारत होता है। वो यही कहते हैं कि 34, 35, 36, 37, 38 के करीब अगर टेम्परेचर हो तो ये डेंगू की अफजाइश के लिए बेहतरीन इसका जो है वो मौसम होता है। और माह अक्टूबर में जो है वो हम देखते हैं कि सितंबर और अक्टूबर टेम्परेचर जैसे ही तब्दील होता है अगस्त की निस्बत
तो डेंगू केसेस जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। गुज़िश्ता 5-6 दिनों से रोज़ाना की बुनियाद पे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कभी 2 मरीज़ आ रहे हैं, कभी 3 मरीज़ आ रहे हैं, कभी 1 मरीज़ जो है वो 24 घंटे में रिपोर्ट हो रहा है। फैसलाबाद एलाइट फाल में गुज़िश्ता अगर 24 घंटे की भी रिपोर्ट आनी है, वो आएगी तो मज़ीद इसमें जो है वो अदाद शुमार सही जो रिपोर्ट है वो बता सकेंगे। 1-2 मरीज़ों की अब जो है वो नीचे ऊपर हो सकते हैं। अब तक एलाइट फाल 1 में 40 मरीज़ रिपोर्ट हो चुके हैं और इसमें 29 से 30 मरीज़ जो है वो जिला फैसलाबाद के हैं। बाकी जो दीगर 10 मरीज़ हैं वो इस्लामाबाद के हैं, ननकाना साहब के हैं, सरगोदे के हैं, झंग चनियोट, क्योंकि जो फैसलाबाद का एलाइट फाल 1 है, यहाँ पे दीगर शहरों से भी मरीज़ इलाज मुआवजे के लिए जो है वो रुख करते हैं। तो इस वक्त फैसलाबाद एलाइट फाल 1 में 40 मरीज़ रिपोर्ट हो चुके हैं। राउंड अबाउट 30 मरीज़ जो हैं वो जिला फैसलाबाद के हैं। महकमा सेहत को इस वक्त मुश्किलात का सामना है डेंगू के हवाले से। उसकी वजूहत ये है कि तो डेंगू किस तरह की प्रॉब्लम्स? डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज की जो सीट है वो खाली चली आ रही है। अच्छा। तकरीबन इस सीट को खाली हुए 6 माह से ज्यादा का गुजर चुका है। अभी तक महकमा प्राइमरी सेकेंडरी तो वहाँ पे अभी तक कोई आया क्यों नहीं? इसके पीछे की क्या वजह है? देखें, फैसलाबाद अगर महकमा सेहत के हाल से बात की जाए तो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल ऑफिसर की सीट खाली है। फैसलाबाद महकमा सेहत के पास डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज की सीट खाली है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर HRM की सीट खाली है और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज की सीट खाली है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डेंगू के हवाले से मखसूस ये नशिस्त करार दी गई है और जो भी ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज की सीट पे आता है तो वो फैसलाबाद जिला भर में डेंगू का काम देखता है। तो 6 माह से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज की सीट जो है वो खाली है। डॉक्टर जुल्करनैन बतौर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, मगर वो अपना जो तबादला था वो महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर करवा गए, जिसके बाद से ये सीट खाली है और अभी तक महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ में यहाँ पे किसी भी ऑफिसर को तैनात नहीं किया जा सका। उनकी जगह पे डॉक्टर अजीम अरशद जो कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर हैं, उन्हें इजाफी चार्ज सौंपा गया है। अब वो साथ साथ डेंगू का काम भी देख रहे हैं। अब जाहिर बात है जब डेंगू का एक बहुत जब बड़ा इस तरह से किसी ऑफिसर को एडिशनल चार्ज सौंपा जाता है तो ऑब्वियसली फिर काम भी मुतासिर होता है, उसकी कारकर्दगी बड़ी मुतासिर होती है। इस हवाले से हम जो है वो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन मरियम साथ ही साथ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी रूटीन में, क्योंकि हमारे महकमे के तो मामला चलते रहते हैं, वहाँ पे अक्सर सोर्सेज की कमी हो जाती है या जिस तरह से बता रहे हैं कि तबादला अगर हो जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो खुद शहरी अपना कैसे ख्याल रख सकते हैं? जैसे स्पेशली बच्चे स्कूल्स में जाते हैं तो घर की हद तक तो पेरेंट्स उनका ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन घर से बाहर बच्चों का आना जाना होता है तो उनको किस तरह की एहतियाती तदबीर को फॉलो करना चाहिए ताकि बच्चे खुद को भी बचा सकें, और स्कूल्स के मामलात के अंदर स्कूल का किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है? क्या पैरामीटर्स होने चाहिए सफाई के ताकि बच्चे डेंगू का शिकार ना हों? अच्छा जीनत, एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है कि जान है तो जहान है। जी। तो हम लोग अगर महकमों पे, हुकूमत पे या इंतजामिया के ऊपर रहेंगे तो फिर हम अपना ख्याल खुद कभी भी नहीं रख पाएंगे। बिल्कुल ऐसे हम लोगों को अपनी एहतियाती तदाबीर खुद करनी चाहिए, अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। जैसे कि अज़ादार सर ने भी बताया कि सितंबर और अक्टूबर का माह जो है वो ऐसा है जहाँ पर डेंगू की जो अफजाइश है वो सबसे ज्यादा होती है और हो रही होती है। अब भी जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो दिन के वक्त में तो उस तरह से मच्छर महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना तो फौरन से आपको मच्छर महसूस होने लग जाता है अपने इर्द गिर्द कहीं पर भी जहाँ पर भी आप मौजूद होते हैं। तो इसके अंदर तो सबसे पहले ये सबसे बड़ी ये चीज है कि आप अपने बच्चों को भी फुल स्लीव्स पहनाएं और खुद भी कोशिश करें कि फुल स्लीव्स पहने, क्योंकि हम लोग जहां पर भी मौजूद होते हैं कई बार नहीं पता चलता कि कोई मच्छर आपको काट के जा रहा है। हाँ, और इसकी कोई आप कह लें कोई बहुत बड़ी एग्जाम्पल नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा मच्छर काट के गया, क्योंकि नॉर्मली बच्चे जो है वो गली मोहल्लों में भी खेल रहे होते हैं शाम। अब क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी तो वालिदैन बच्चों को बाहर निकलने नहीं देते थे, जैसे ही शाम ढलती थी वो कहते चलो जाओ खेल लो थोड़ा, जाके आपका चेंज हो जाएगा। तो अब भी बच्चों को बाहर निकाला जाता है और उस टाइम पे मच्छर सबसे ज्यादा होता है। तो बच्चों को फुल स्लीव्स पहनाएं। घर में कहीं पे भी पानी जहां आपके खड़ा है, लोगों के घर में एयर कूलर्स होते हैं, वहां पे नीचे पानी मौजूद होता है, बाल्टी के अंदर पानी, तो वो फेंक दें ताकि वहां पे साफ पानी के अंदर ही, अगर मैं गलत होंगी तो अज़ादार भाई साहब मुझे जरूर करेक्ट करेंगे कि अगर साफ पानी के अंदर उसकी अफजाइश जो है डेंगू की होती है तो वहां पे जहां पे भी पानी है उसको वहां से फेंके ताकि आप लोगों की एहतियात हो सके। क्योंकि महकमा आपको गाय बगाए सेमिनार्स भी करता रहेगा, आपको बताता भी रहेगा यूसीज के अंदर, और जहां दीगर हो रहे होते हैं एड्स भी चल रही होती हैं टीवी के ऊपर, बार बार इस चीज का रिमाइंडर दिया जाता है। लेकिन एहतियात तभी है जब आप खुद कर रहे हैं, खुद करेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं उनका मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो इस तरह की बीमारी को जो है वो सरवाइव कर सकें। फिर जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं वैसे तब भी यही चीजें आपके साथ हो रही होती हैं। तो इसके अंदर एहतियात बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली जो स्प्रे किया जाता है घरों के अंदर वो भी
कर लेना चाहिए, क्योंकि एहतियात है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इन चीजों को किया जाए। बाकी फिर अल्लाह के स्पुर्द, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये सारी चीजें तो चल रही हैं महकमे की तरफ से, लेकिन फिर से सवाल वही है कि एक बंदा एक स्पेसिफिक सीट के लिए होता है जो कि तमाम मामला देखता है डेंगू के हवाले से, और ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। पूरा साल हमने देखा है कि इसके केस रिपोर्ट होते रहे, डिफरेंट जगह से इसका लावा मिलता रहा, और अभी फिर 6 माह से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की सीट का खाली होना, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे है? और जो बंदा इसका एडिशनल चार्ज संभाले हुए हैं उनके अपने काम वो देखेंगे कि इस अजाफी चार्ज को देखेंगे? तो इस तरह से मामला तो बेहतर होने की बजाय और मजीद खराब हो जाएंगे और तकरीर का शिकार होंगे। फैसलाबाद महकमा सेहत में डॉक्टर जाफर हुसैन हैं तैनात। उन्हें महकमा सेहत इंतजामिया की जानब यानी कि सीओ हेल्थ की जानब से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज का चार्ज सौंपा हुआ है। वही निज़ाम देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर HRM का, वही निज़ाम देख रहे हैं डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर का। अब एक अफसर के पास 3 चार्ज हैं, उसके साथ साथ उसने मीटिंग भी अटेंड करनी है, उसने मुख्तलिफ जो विजिट हैं अपने वो भी करने हैं। एक अफसर के पास 3 चार्ज होंगे तो निज़ाम किस तरह चलेगा? ये एक सवालिया निशान है। फिर कारकर्दगी का पूछा जाता है कि कारकर्दगी मुतासर क्यों नहीं? जब एक शख्स के पास 2-3 चार्ज होंगे तो उसके लिए किसी भी निज़ाम को बरकरार रखना या उसे चलाना बहुत मुश्किल होता है। अब डॉक्टर अजीम अरशद जो कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर, ये वैसे बहुत बड़ी सीट है EPI के हवाले से कि DHO का जानशीन होता है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज का, कि फैसलाबाद में अगर देखा जाए पोलियो की कंपेन आए रोज हैं, टाइफाइड की वैक्सीन लग रही है, खसरे की वैक्सीन लग रही है। इस समय दीगर वैक्सीन के हवाले से, दीगर अमराज के हवाले से आए रोज कोई ना कोई कंपेन होती है। अब वो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर अपनी कंपेन चलाए या वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज के हवाले से डेंगू का निज़ाम देखे। एक तरफ तो सीट खाली है और दूसरा गुज़िश्ता तकरीबन 20 रोज से डेंगू की जो टीमें हैं उन्हें फ्यूल का मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक। इंटमोलॉजिस्ट हजरात जो हैं वो दफातरों तक महदूद होकर रह गए हैं। जो गाड़ियाँ जो वैन हुकूमत की जानिब से फराम की गई थी एक इंटमोलॉजिस्ट को, क्योंकि ये मच्छर डेंगू है या कोई और मच्छर है, इसकी पहचान इंटमोलॉजिस्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने बकायदा डिग्री की होती है और इन्हें मुकम्मल इस मच्छर के हवाले से तहकीकात होती हैं। कहीं भी किसी भी जगह से डेंगू लार्वा मिलता है डेंगू टीमों को तो वो अपने इंटमोलॉजिस्ट को आगाह करती हैं। इंटमोलॉजिस्ट जो मुतलका उस यूनियन काउंसिल पहुंचता है और वहाँ पे जाके वो चेक करता है कि जो मच्छर मिला है ये डेंगू लार्वा है। फिर उसके बाद जो एक्टिविटी होती है टेक्निकल या मैकेनिकल एक्टिविटी वो की जाती है। अब फ्यूल खत्म है महकमा सेहत के पास, तकरीबन आज 20 रोज हो चुके हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात को यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगी, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सेहत के हवाले से मुनज़्ज़म इंतज़ाम करना बेहद ज़रूरी होता है ताकि हम शहरियों को और जितने हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनको महफूज रख सकें। लेकिन महकमा सेहत की जानिब से नई हायरिंग के मामलात पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन आज़ादार क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी ऐसे बंदे को जिसके पास पहले ही बहुत अहम ओहदा हो उसकी बजाय किसी ऐसे शख्स को टेम्परेरी तौर पर, आर्जी तौर पर ओहदा संभालने के लिए दे दिया जाए जिसके में ऑलरेडी इतनी सारी जिम्मेदारियां ना हो ताकि मामलात बेहतर अंदाज से चल सकें? क्योंकि 6 माह से एक बंदे की एक सीट पे हायरिंग ही नहीं हुई है और एक एडिशनल चार्ज किसी ऐसे बंदे को देना जिसपे पहले ही एक इम्पॉर्टेंट जो ओहदा है वो उस पर फाइज है, तो ये तो फिर बड़ा मामला तो मुश्किल हो जाते हैं चलाना। देखिए ये टेक्निकल सीटें होती हैं, इसमें किसी भी हम डॉक्टर को तैनात कर दें तो उसके लिए निज़ाम चलाना मुश्किल होगा। ठीक है, सारी बात है, इसके लिए बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग होती है। कुछ डॉक्टर को इंटमोलॉजिस्ट हजरात जो हैं तैनात होते हैं, वो उनके सुपरवाइज़र होते हैं, वो मुतलका डॉक्टर जो कि उनका इंचार्ज होता है उसे गाइड करते हैं कि सर ये सूरत हाल है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। अच्छा, फैसलाबाद में 12,000 से ज़ायद मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हो चुका है। अभी माह सितंबर का एंड है तकरीबन, तो इस तरह 9 माह के दौरान हम कह सकते हैं कि 12,000 से ज़ायद मकामात से महकमा सेहत की जो डेंगू टीम है उन्हें लार्वा मिला है जी। अब जब डेंगू लार्वा मिलेगा तो इंटमोलॉजिस्ट की ड्यूटी है कि वो वहाँ पे मुतलका जगह पहुँचे और वहाँ जाकर चेक करे और उसके बाद वहाँ पे मैकेनिकल और टेक्निकल एक्टिविटी करे। अब मगर सूरत हाल ये है कि 20 दिनों से महकमा सेहत के पास गाड़ियों का जो फ्यूल वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, बजट का इशू है, अकाउंट ऑफिस से बताया जा रहा है कि बजट रिलीज नहीं हुआ, वहाँ से फंड मिलेंगे, जारी होंगे तो उसके बाद जो पेट्रोल पंप मालकान हैं जिनकी उन्होंने पेमेंट अदा करनी है उनके पैसे अदा होंगे, गाड़ियों को फ्यूल मिलेगा, गाड़ियां फिर विजिट करेंगी।
अब एंटोमोलॉजिस्ट फैसलाबाद में 8 से 10 के करीब उन्हें गाड़ियाँ मिली हुई हैं, वैन। अब वो गाड़ियाँ भी दफ्तरों में खड़ी हैं, एंटोमोलॉजिस्ट हजरात भी दफ्तरों में बाउंड होकर रह गए हैं। नहीं किया जाएगा कि मुलाजमिन ड्यूटी पे मौजूद हैं या नहीं है, ये कारकर्दगी जो है बड़ी मुतासर होती है। फैसलाबाद में एंटोमोलॉजिस्ट हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तकरीबन 6 के करीब भर्ती होने जा रहे थे नए, मगर सूरत हाल ये बनी कि जिस दिन इंटरव्यू थे उस दिन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आई, तो वो इंटरव्यू जो थे वो मनसूख करना पड़े। बिल्कुल। अब एक नई डेट दी जाएगी, उसके बाद फिर नए इंटरव्यू के वाले से जो तारीख आएगी तो उस दिन उम्मीदवार मुतलका आएंगे, इंटरव्यू देंगे, उसके बाद मजीद जो है वो 6 एंटोमोलॉजिस्ट यहाँ पे तैनात किए जा सकेंगे जिला फैसलाबाद में। बिल्कुल सही। तो महकमा सेहत को डेंगू के हाल से बात करूँ तो बहुत शदीद मुश्किल का सामना है। एक तरफ तो 12,000 से ज्यादा मकामात से डेंगू लार्वा मिल चुका है, 40 केस रिपोर्ट हो चुके हैं, उसमें से 30 मरीज जो है वो जिला फैसलाबाद के हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की जो है वो सीट खाली है। अच्छा, ये तो हो गया एक डेंगू के हवाले से। एक जो मैं समझता हूँ कि एक मजाक है, एक शर्मिंदगी का बायस भी है कि फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल ऑफिसर की सीट तकरीबन 2 माह से खाली है। वहाँ पे केमिकल पड़े हुए हैं, वहाँ पे दीगर जो किट्स वगैरह पड़ी हुई हैं। अगर किसी ने वहाँ पे लेनी है तो अब डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल ऑफिसर का जो निज़ाम है ऑफिस का, वो कौन चला रहा है? माली, चौकीदार और सैनिटरी वर्कर। ये 3 अफराद पे इस वक्त फैसलाबाद जिले का जो मरकज है। अच्छा, ये वैसे हम पहले भी बात करते हैं कि जितने हॉस्पिटल्स में ये नीचे वाला अमला काम करने वाला है वो सेकंड टाइम पे अपनी अपनी डिस्पेंसरीज बना के बैठा हुआ है, जो कि बहुत खतरनाक चीज़ है। इन तमाम चीज़ों को भी रोकथाम इसकी बड़ी ज़रूरी है कि महकमा सेहत की जानिब से इस पर सख्त एक्शन लिया जाए। मरियम, लेकिन जैसे मौसम बदल रहा है और बारिश की हमने सूरत हाल देखी है, साफ पानी पे तो डेंगू की अफजाइश जो है वो बड़ी आसानी से हो जाती है, लेकिन शहर भर में जैसे गंदगी के ढेर हैं और साथ ही साथ बारिश का खड़ा हुआ पानी है, इसकी वजह से लोगों को सेहत के हवाले से कितनी ज्यादा मुश्किलात का सामना है। अच्छा, फैसलाबाद की एक बदकिस्मती है कि यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अब बारिशी पानी इतना ज़्यादा नहीं होता जितना सीवरेज का पानी उसके अंदर मिक्स हो जाता है। अब 2 दिन पहले भी फैसलाबाद के अंदर बारिश हुई, बहुत दिनों बाद थी, तो फैसलाबादियों को सुकून आया कि भी इतनी गर्मी थी, चलो गर्मी का जोर टूट गया। लेकिन दूसरी तरफ जो पानी की निकासी थी उसका इशू बन गया। अब वही बारिशी पानी के अंदर सीवरेज का पानी जो था वो मिक्स था, क्योंकि इतनी बारिश हुई नहीं थी जितनी सीवरेज के पानी की वजह से हो गई थी और हमारी आम शहरें उसकी वजह से भर गई थी। अब यही पानी होता है, अगर वहाँ पे आप कह लें कि अगर वहाँ पे डेंगू नहीं, उसकी अफजाइश नहीं हो रही, तो दीगर बीमारियों की तो होती है, क्योंकि वो पानी गंदा हो चुका है, वो गंदा पानी है और उसके अंदर से ही हमारे लोग गुजरते हैं, मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली, वहां से बाइक वाले ने गुजरना है, वहीं से राहगीर ने, पैदल चलने वाले ने, और वहां से गाड़ी वाले ने। चले, गाड़ी वाले का तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन जो बाइक पे गुजर रहा है वो गंदे पानी से गुजर रहा है। पैदल चलने वाला, हमारे अब जो सोर्सेज लोगों के रह गए हैं वो अपनी बाइकें बेच के घरों के बिल पे कर रहे हैं, तो वो जिनके पास नहीं है उन्होंने फिर पैदल ही चल के जाना है इस तरह के हालात में से। तो हमारी सिर्फ महकमा सेहत की इंतजामिया पे ही सारा जोर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी दीगर इंतजामिया पे भी जोर, और जिले इंतजामिया को चाहिए कि वासा को ये समझाया जाए, उनको क्यों नहीं ये अकल आती कि भाई शहर है और शहर को साफ करना जरूरी है। चलें ठीक है, पानी खड़ा हो गया, आप अपनी गाड़ियां वहां भेजें ताकि एटलीस्ट उस दिन के अंदर अंदर पानी खत्म हो सके। अभी भी हम चले जाते हैं जामिया चिचिया चौक के अंदर, वहां पे पानी खड़ा हुआ है, कोई वहां पे पूछने वाला नहीं, कोई निकालने वाला नहीं। कल तक इकबाल स्टेडियम के बाहर लोगों का वहां से गुजरना था, वहां पे इतवार बाजार भी लगा हुआ था, वहां पे पानी था। क्या था कि लोग वहां से गुजरने पे मजबूर थे, क्योंकि अब रास्ता ही उनके लिए वो था उस वक्त कि यहाँ से हमने गुजरना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीजें आपके शहर की एक इमेज है जिसको खराब कर देती हैं। बिल्कुल, एक तो इमेज खराब होती है, दूसरा आपकी सेहत पे जो असर होता है वो अलग होता है। पानी कई दिनों तक खड़ा रहता है। ये अभी कुछ दिन पहले की बात है कि झंग रोड पे एक स्कूल के सामने, जो कि छोटी बच्चियों का स्कूल था, उनके सामने सीवरेज का पानी जो है वो खड़ा था। ना कोई बारिश थी ना कुछ था, लेकिन वो पानी वहां पे था और उसकी निकासी जो है वो नहीं की जा रही। हमारे शहर की कि पूरा साल कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पूरा साल पानी खड़ा रहता है, निकासी आपका कोई बेहतरीन निजाम नहीं है, और अगर कहीं से पानी ड्रेन हो जाता है तो वहां पे जो मट्टी के, गार के जो ढेर होते हैं कूड़ा करकट के, वहीं पड़े रहते हैं। सफाई का कोई मुनज़्ज़म इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से शहरी को सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। अगर ये जितना भी बारिश का गंदा पानी है और जितना भी ये कूड़ा करकट और माहौल की आलूदगी है, क्या इसमें भी डेंगू की अफजाइश है? इस हवाले से भी कुछ मामला सामने आते हैं या सिर्फ ये साफ पानी पे ही इसकी अफजाइश होती है? देखिए, क्योंकि हमारा तल्लुक सारा दिन डॉक्टरों के साथ होता है, तो मैं बजाते एक रिपोर्टर
अपनी राय तो नहीं दे सकता, जो डॉक्टर हज़रात कहते हैं मैं हमेशा वही आपको बिल्कुल बताता हूँ जो डॉक्टर हमें सारा दिन बताते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक जो डेंगू मच्छर है ये साफ पानी में हाँ, क्योंकि लोगों का आम ख्याल है कि गंदगी के ढेर होंगे, गंदा पानी होगा तो वहाँ पे मच्छर की अफजाइश होती है। देखिए वहाँ पे ये नहीं हो सकता कि वहाँ पे मच्छर नहीं होंगे, वहाँ पे भी मच्छर होंगे, वहाँ पे होंगे, लेकिन डेंगू नहीं होगा। बिल्कुल मिसाल के तौर पे अगर जिसे डेंगू नहीं है उसे मीजल खसरा जिसे कहते हैं जी, ठीक है, मच्छर काटता है, मलेरिया जिसे कहते हैं, सॉरी मलेरिया के जो है वो केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट होते हैं इन दिनों में, कि जिसे डेंगू नहीं है उसे मलेरिया है। अब जहाँ पे गंदगी है वहाँ पे मच्छर होंगे तो जाहिर बात है वहाँ पे मलेरिया के केसेस भी जो है वो बहुत ज्यादा होंगे। और फैसलाबाद में मलेरिया के केसेस अक्सर औकात रिपोर्ट होते रहते हैं और उसकी वजह क्या है, गंदगी है। अच्छा, हम फैसलाबाद के इस टाइम मरकज में बैठे हुए हैं, अगर आप शेखुपुरा से आते हैं फैसलाबाद, आपको सड़क जो है टूटी फूटी दिखाई देगी, सड़क टूट फूट का शिकार है, तो वहाँ पे पानी का, बारिश का जो है पानी वो तो भी वहाँ पे खड़ा होगा, गड्ढे में होगा। इसी तरह अगर आप चिन्योर से फैसलाबाद आ रहे हैं सरकोदर रोड से, तो यहाँ लसानी टाउन के नजदीक सड़क टूट फूट का शिकार है, वहाँ पे भी आपको जो है वो पानी नजर आएगा। छांग रोड है, वहाँ पे भी आपको पानी नजर आएगा। फैसलाबाद में अगर आप इंटर होते हैं तो हर जगह से सड़कें जो है टूट फूट का शिकार है और वहाँ पे पानी खड़ा रहता है। जैसे इकबाल स्टेडियम की बात हो रही है, इकबाल स्टेडियम से चंद कदम के फासले पर कमिश्नर ऑफिस है डिवीजन फैसलाबाद का। अब वहाँ से पानी ना निकाला जाए जो कि डिवीजन फैसलाबाद के इंचार्ज हैं, तो फिर बाकी शहर का जो है लॉ ऑफिस होगा और उनके बैक पे ही एक सड़क टूटी हुई है और ये आज से नहीं टूटी, तकरीबन से 4 से 5-6 माह हो चुके हैं, वो अभी तक वो सड़क ही नहीं वहाँ पे बन सकी और वहाँ पे भी पानी खड़ा रहता है। अब ये सारा जो मुश्किलात हैं ये शहरियों को बर्दाश्त करनी पड़ती है। देखें कमिश्नर के ऑफिस के मरकज़ का ये हाल है, सराउंडिंग का ये हाल है, तो बाकी फिर शहर का क्या हाल होगा। इसी तरह डेंगू के हवाले से अगर बात करें, गुज़िश्ता दिनों क्योंकि हर मंगल के मंगल डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की ज़ेरे निगरानी मीटिंग होती है जिसमें तमाम महकमों के जो सरबराह हैं वो शिरकत करते हैं, जो फोकल पर्सन नामजद किए गए हैं वो शरीक होते हैं। अब इसमें महकमा वासा है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया के मुख्तलिफ महकमा एजुकेशन है, जितने भी PHA है, जितने भी महकमे बनते हैं तमाम का एक एक शख्स एक फोकल पर्सन जो है मीटिंग में शरीक होता है। अब पिछले मंगल डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से नोटिस जारी किए गए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन CO को, इसी तरह FWMC को और इस तरह वासा को और जिला कौंसिल के CO को। मैं आपकी बात को यहीं से आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि वक्त एक छोटी सी ब्रेक का कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा, आप देख रहे हैं सिटी एफएम। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और डेंगू के हवाले से एहतियाती तदाबीर जो है गाहे बगाहे हम भी उससे आपको अवेयर करते रहते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हेल्थ डिपार्टमेंट से ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए जो कि आके आपको सही इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें और उसी के साथ साथ क्या हॉस्पिटल की सूरत हाल है और किस तरह से काम हो रहा है उसी हवाले से हम बात कर रहे थे। अच्छा सर, जब 2011 में ये पूरी कैंपेन का आगाज़ हुआ था और स्प्रे का एक सिलसिला शुरू हुआ था, साथ में एक फोगिंग वो भी स्टार्ट हुई थी, जैसे कि धुआंधार, जैसे लोगों को आम जुबान में पता है कि धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां, जिसको बंद कर दिया गया था लोगों को क्योंकि उसकी वजह से अस्थमा के बहुत ज़्यादा पेशेंट सामने आ रहे थे, सांस की बहुत ज़्यादा बीमारियां थी। लेकिन फोगिंग का जो एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही थी या जो एक सिस्टम था उसको तो ख़त्म किया गया, लेकिन उसके बाद उसका मुतबादल क्या लेकर आए ताकि काम को बेहतर बनाया जा सके, काम की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। ऑल्दो स्प्रे का सिलसिला तो अभी भी जारी है, लेकिन फोगिंग का अल्टरनेट क्या था? देखिए इनके पास खास किस्म के केमिकल है, केमिकल जो है वो फोगिंग मशीन में डाल दिए जाते हैं और फिर उससे जो फोगिंग की जाती है। फोगिंग का सिलसिला रुका नहीं है, फोगिंग का सिलसिला जारी है। इसके केमिकल चेंज किए हुए हैं माह मार्च और उसके साथ साथ सितंबर अक्टूबर, इन महीनों में जो है वो स्प्रे की जाती है उन मकामात पे जहाँ पे एक तो कंप्लेन किसी शहरी की जानिब से दी जाए या किसी महकमे की जानिब से दी जाती है कि यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आकर स्प्रे की जाए, तो महकमा सेहत की डेंगू टीम में जाती हैं और वहाँ जाकर स्प्रे करती हैं और बाकायदा तौर पे ऐसे नहीं कि गए हैं और वहाँ जाकर स्प्रे करना शुरू कर दिया। पहले आगाह किया जाता है, उस महकमे को उस जगह को खाली करवाया जाता है और जब स्प्रे हो जाती है तो ये अहकामात जारी किए जाते हैं तकरीबन 2 घंटे कम से कम इस जगह जहाँ स्प्रे किया गया यहाँ पे कोई दाखिल ना हो। ये फोगिंग का सिलसिला अभी भी जारी है, मगर ये उस वक्त भी की जाती है जब कोई डेंगू मरीज कन्फर्म हो जाता है तो उस इलाके में उस घर में जाके फोगिंग की जाती है, स्प्रे की जाती है। तो अभी इसका जो सिलसिला वो रुका नहीं है, सिलसिला जारी है। अब भी गुज़िश्ता दिनों एक बार फिर उन्होंने कैंपेन शुरू की है। डॉक्टर अजीम अरशद बता रहे थे कि शाम के औकात में ऐसे मकामात जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, मगरब के बाद जैसे जनाब आ गए यहाँ पे स्प्रे की जाएगी, 8 बाजारों में स्प्रे की जाएगी,
ताकि अगर कहीं पे मच्छर मौजूद हैं तो मच्छरों का खात्मा किया जा सके। इससे जरूरी ये नहीं कि डेंगू ही मरता है, बाकी जो आम मच्छर होते हैं इस फॉगिंग के जरिए वो मच्छर भी जो है वो मर जाते हैं। तो फॉगिंग वगैरह की जाती है। ये तकरीबन 1 हफ्ते की कैंपेन थी। 1 हफ्ता इनकी थी कि 1 हफ्ते में तमाम यूनियन काउंसिल जहाँ पे केसेस सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, मिसाल के तौर पर फैसलाबाद कल से बात की जाए तो मदीना टाउन का इलाका ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंगू जो लार्वा है वो बरामद होता है, वो वहाँ पे बरामद होता है। तो इसलिए उन मकामात पे फोकस किया जाता है जहाँ से डेंगू लार्वा ज़्यादा बरामद हो रहा है, और इसके साथ साथ उन इलाकों पे ज़्यादा फोकस होता है जहाँ पे डेंगू मरीज सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं होते हैं, क्योंकि डेंगू टीमें। फैसलाबाद में भी हालिया कहाँ पे सबसे ज्यादा डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए, किन किन इलाकों में? जैसे मैंने पहले बताया कि मदीना टाउन का इलाका है, तो ये फैसलाबाद में हमेशा से ही जो है वो यहाँ पे केसेस रिपोर्ट होते आए हैं। जैसे आपने बताया 2011 में डेंगू का सिलसिला शुरू हुआ और कई अमवात थी जो इंसानी कीमती जानें डेंगू मच्छर के हवाले से जो थी वो ज़ाया हुई। उसके बाद हमने देखा कि 2017 में फैसलाबाद में डेंगू के बहुत ज़्यादा मरीज जो थे वो रिपोर्ट हुए, और उसके बाद फिर गालबन 2021 में डेंगू के बहुत ज़्यादा मरीज रिपोर्ट हुए, और इसी तरह 21 या 22 में मरीज डेंगू के बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए थे। तकरीबन 480 या 485 के करीब ये फिगर चली गई थी। इससे पहले अगर बात की जाए तो साल में 1 साल के दौरान तकरीबन 125, 150, 200 मरीज जो है रिपोर्ट होते हैं। मगर ये हमारे कुछ साल ऐसे हैं जहाँ पे डेंगू मच्छर के 22 मरीज सबसे ज़्यादा फैसलाबाद में रिपोर्ट हुए। इसके अलावा फैसलाबाद में सूरत के वाले से बात की जाए तो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में निज़ाम बना दिया गया है 4-4 बेड का, मगर वहाँ पे इलाज की सहूलत इस तरह मुयसर नहीं है जिस तरह वहाँ पे होनी चाहिए। अब होता यह है कि वहाँ पे मरीज को रिपोर्ट होगा, जंग, चिनिया और टोबा फैसलाबाद डिवीजन के बड़े बड़े यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल लेवल के बने हुए हैं, तो वहाँ पे भी अगर कोई डेंगू मरीज रिपोर्ट होता है तो उसे अलाइड अस्पताल 1 में रेफर कर दिया जाता है या फिर अलाइड अस्पताल 2 में रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिर प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये मरीजों का इलाज करते हैं। वहाँ पे सहूलियात का फुकदान है, टेस्ट वगैरह की वो सहूलियात नहीं है जिसके बाईस मरीजों को यहाँ पे मुंतकिल किया। अगर तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल लेवल पे देखें ना, दुनिया आसमान पे पहुँच गई है, लोग कहाँ से कहाँ सफ़र कर रहे हैं, और हम अभी तक सहूलियात ही वो फराम नहीं कर सके कि जैसे 2011 में केसेस रिपोर्ट होने शुरू हुए और अब 2024 है, 13 साल हो चुके हैं, मगर अभी तक हमारे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल वो मरीज को इलाज की सहूलियात फराम करने में नाकाम है बुरी तरीके से। अब 4-4 बेड वहाँ पे मुख्तस कर दिए, आइसोलेशन वार्ड वहाँ पे बना दिया है, आइसोलेशन वार्ड को ताला लगा दिया, वो 4 बेड भी गए, वो रूम भी गया आइसोलेशन वार्ड का, और वहाँ पे जो कमरा AC वगैरह लगे हुए हैं या दीगर सहूलियात है वो बजाय किसी दूसरे मरीज को फराम करने के, वहाँ पे बाकायदा तौर पर मैंने मुख्तलिफ हॉस्पिटल का विजिट किया है, वहाँ उन वार्डों को ताले लगे हुए हैं। मरीज को मरीज करता नहीं है वहाँ पे, अगर कोई मरीज आ जाए तो उसे इलाज की सहूलत नहीं वहाँ पे मिल सकती। अब वो क्या करते हैं जी, आपने CBC करवा ली, CBC के अलावा उसका PCR मरीज का होना है, PCR की वहाँ पे सहूलत नहीं है, अल्ट्रासाउंड करवाना है मरीज का, बार बार एक्सरे होने हैं और दीगर टेस्ट मरीज के होने हैं जिसके बाद डेंगू की तस्दीक हो सकेगी। अब मरीज को उठाया जाता है वहाँ पे लाइड 1 या लाइड 2 रेफर कर दिया जाता है। इस तरह तो मरीजों का रश यहाँ पे बढ़ता है। और दूसरा, अच्छा ये तो वो चीजें हैं ना जो कि डेंगू के हवाले से आप बता रहे हैं। अगर जनरल देखा जाए मरियम, तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में वैसे ही फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा कमी है, तो जो अधम सहूलियात की बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो क्या है, और शहरी इसकी वजह से कितना ज्यादा कंप्लेन करते हैं और उनकी कंप्लेन्स क्या बर वक्त सुनी जाती हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सबसे ज्यादा रश जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर ही हमें नजर आता है। बिल्कुल, अल्लाह पाक ने सेहत एक ऐसी चीज दी है कि उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर खराब होती है तो वो भी अल्लाह पाक की तरफ से है या फिर हमारी बेहतियाती की वजह से है जो हमें वहां तक ले आता है। हम उस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं और उस तरह की खाने पीने का इस्तेमाल करते हैं कि हम वहां तक पहुंच जाते हैं। समटाइम अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूं फास्ट फूड की, तो ये एक ऐसा खाना है जिससे हमें मना किया जाता है, लेकिन हम नहीं बाज आते, हम उसको खाते हैं, और फिर जब हम उसको एक मिकदार से ज्यादा ले लेते हैं तो ऑब्वियसली फिर आप बीमार हो जाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको इस यहाँ तक ले आते हैं कि आपको हॉस्पिटल्स में जाके ये सब करना पड़ता है, और उसका फिर एक प्रोसीजर है प्रॉपर। फिर जैसे अज़ादार सर ने बताया कि बहुत सी ऐसी पोस्ट होती हैं जो खाली होती हैं, वहां पे मौजूद नहीं होते, उन्हें किसी और चीज के लिए मुख्तस कर दिया जाता है और वहां पे वो फैसिलिटी आपके पास मौजूद नहीं है, तो फिर आपको एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तीसरे ये जाना पड़ेगा। ये हमारी अपनी कोताहियां होती हैं जो हमें यहाँ तक ले आती हैं, और उसके बाद फिर आगे हॉस्पिटल वालों की या जो भी इंतजामिया होती है उसकी कोताही आ जाती है कि उनके पास पूरा स्टाफ ही मौजूद नहीं होता जो उनको संभाल सके। दूसरी बात ये कि हम लोग सस्ता थोड़ा चाह रहे होते हैं कि यार हमारी जो हेल्थ है
उसकी जितनी भी ट्रीटमेंट है वो थोड़ी सस्ती हो जाए। फिर गवर्नमेंट के इदारों में जब जाते हैं तो वहाँ टोकन वगैरह आपको बनना पड़ता है, लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। ये सारा प्रोसीजर सिर्फ इसलिए होता है कि एक तो आपकी सेहत, दूसरा ये कि महंगाई बहुत है। आप चले जाएं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, आपको हर फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन उसकी पे इतनी ज्यादा होगी, इतना ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा कि बेचारा जो मतवसत तबके का बंदा है वो तो कहेगा यार मैं बीमार क्यों हो गया। तो गवर्नमेंट के अगर हॉस्पिटल में आपको जाना, फिर लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा और बहुत से प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा और कई कई घंटे डॉक्टर का इंतजार करना पड़ेगा और फिर आपको पता चलेगा कि डॉक्टर साहब की शिफ्ट खत्म हो गई है, अब अगले डॉक्टर साहब आएंगे। बिल्कुल गलती डॉक्टर की भी नहीं है, वो भी इतने मरीजों को देख रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम पे फर्ज है कि हम एहतियात करें। ये अपनी सेहत का जो ख्याल है वो रखना बहुत जरूरी है। चीजें होती छोटी छोटी हैं, लेकिन वो आगे जाकर बहुत बड़ा मसला बन जाती है और फिर अल्लाह पाक आपके लिए मजीद परेशानियां फिर आती जाती हैं, क्योंकि आपने अपना ख्याल नहीं रखा होता। इम्पोर्टेंट है और आपकी हेल्दी लाइफ जो है आपको दीगर जितने आपकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस है उससे बचा सकती है। अगर आपकी हेल्थ नहीं बेहतर है तो आपका हर मामला बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। अच्छा ज़्यादा अताई, बहुत ज़्यादा नीम हकीम, इनकी वजह से डेंगू के जो रिपोर्ट, जितने भी केसेस रिपोर्ट होते हैं उसमें कितनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि लोगों का पहला ख्याल ये होता है, जैसे कि हमने अक्सर जितने भी सेशन किए हैं तो डॉक्टर ज़रा यही बताते हैं कि डेंगू की वजह से आपको बुखार हो जाता है, आपका जिस्म वगैरह दर्द होता है। तो लोगों की कोशिश यही होती है कि करीब के किसी भी क्लिनिक से जाके दवाई ले ली जाए और उसमें फिर जब आपकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, आप स्वेयर कंडीशन में पहुंच जाते हैं, तब आप हॉस्पिटल का सामना जाते हो। तो इस तरह के स्वेयर केसेस कितने रिपोर्ट होते हैं और उसके बाद डॉक्टर हजरात पर यह जिम्मेदारी कितनी आयद हो जाती है कि हम कहते हैं कि हमारा मरीज यहाँ पर आया और खुदा ना खास्ता उसकी जान चली गई या वो एक्सपायर हो गया, तो ये तो डॉक्टर की या हॉस्पिटल की लापरवाही है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं। डेंगू के मामले में ये सूरत हाल कैसी है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सेहत के हवाले से हर तरह की एहतियात करना बेहद ज़रूरी है। और जब आपको कोई भी बीमारी होती है, आपको अगर मौसमी बुखार भी है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें और ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो कि एक्सपर्ट हो। हम क्या करते हैं कि अपने गली मोहल्लों में बैठे हुए नीम हकीम अताई लोग, उनके हाथों में जाकर अपनी सेहत को सौंप देते हैं और जब खतरनाक हद तक हमें नुकसान पहुँच जाता है उसके बाद हम हॉस्पिटल का रुख करते हैं। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेंगू के हवाले से लोग एहतियात बरतें और जैसे ही उनको लगे कि उनको कोई बुखार है या उनकी बॉडी पे किसी तरह के धब्बे बन रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, उनको अपनी बॉडी में डिसऑर्डर फील हो रहा है ज़्यादा, तो वो बर वक्त जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें, ना कि नीम हकीम और अताइयों का बाइकआउट करना कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, सरकारी हॉस्पिटल में रश बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट की फीस बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। आ जाके उनके पास फिर अताई बचते हैं जो कि उनके गली मोहल्लों में बैठे हुए हैं। और गली मोहल्लों में कौन बैठे हुए हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि एक हमारे दोस्त हैं, उसे डॉक्टर कहते थे। मैंने कहा यार ये तो माली है, इसे डॉक्टर क्यों कहते हैं? तो उसने कहा ये शाम के टाइम जाके अपना क्लिनिक करता है। इसी तरह एक चौकीदार था, तो उसके साथ नाम के साथ भी डॉक्टर लगता था। मैंने कहा यार इसके नाम के साथ भी डॉक्टर कहते हैं, ये भी शाम के टाइम जाके, सुबह के टाइम ये गेट पे ड्यूटी देता है और शाम के औकात में जाके ये तो अपना क्लिनिक चलाता है। ये चीजें नहीं बताएं कि ये तो सिर्फ फलां हॉस्पिटल में, फलां किसी की क्लिनिक में, वहां पे जाके सिर्फ माली हैं या वहां पे चौकीदार हैं? देखें, लोग आंखें बंद कर लेते हैं। पिछले दिनों मैं एक शादी की तकरीब थी, वहां बैठा हुआ था, मेरे साथ मेरा दोस्त भी था। तो वो शुगर का मरीज था। उसने पहले एक प्लेट कस्टर्ड की खाई, फिर दूसरी प्लेट कस्टर्ड की खाई। तो जब चाय की बारी आई तो कहने लगा यार चाय ना मुझे नहीं थोड़ी सी चाय देना, मुझे शुगर है। तो मैंने कहा कि बंदे खुदा के तूने जो पहले 2 प्लेटें कस्टर्ड की खा ली है। पता होता है, इंसान अपनी आंखें बंद कर लेता है, ठीक है। तो पता लोगों को होता है, मगर यह है कि वो समझते हैं कि चलो आम सा बुखार है, पैराडोल की गोली मिलेगी या कोई थोड़ी बहुत यहाँ से इंजेक्शन लगेगा तो हम ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर बताते हैं कि इंजेक्शन जो है वो हमारे गुर्दों पे बहुत ज़्यादा असर करता है। और मैंने अक्सर औकात नोटिस भी देखे हैं, मरास्ते भी देखे गए हैं, जिसमें महकमा सेहत जो प्राइमरी सेकेंडरी है या डीजी हेल्थ है, उनकी जानिब से रोका गया है डॉक्टरों को कि बिला वजह जो है वो इंजेक्शन ना लगाए जाएं और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पे कंपेन लॉन्च की जाए। शहरियों को बताया जाए कि वो इंजेक्शन से जो है परहेज करें। अगर वो मेडिसिन से उनका इलाज होता है तो इंजेक्शन वाली साइड पर ना जाएं। इंजेक्शन के जो है वो बहुत ज़्यादा इसके नुकसान जो है सामने आ रहे हैं। किसी भी तरह के इंजेक्शन या सिर्फ डेंगू में इस्तेमाल होने वाले? किसी तरह के भी इंजेक्शन, जैसे बुखार की बात हो रही थी कि हम जाते हैं जी
वहाँ पे जाके इंजेक्शन लगा लेते हैं जी कि बुखार बहुत तेज है जी, तो वो इंजेक्शन लगा देते हैं और इंजेक्शन के जो है वो साइड इफेक्ट भी साथ ही आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक तो तेज बुखार होता है, डॉक्टर कहते हैं कि तेज बुखार में इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, बुखार को कंट्रोल करना चाहिए उसके बाद। मगर जो हुकूमत है वो रोकती है, डीजी हेल्थ रोकती है कि इंजेक्शन जो है बिला वजह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि डेंगू के वाले से बात हो रही थी, बात फिर कहीं और निकल जाएगी। अताइयों के वाले से जाहिर बात है, जब वो अताई के पास जाते हैं तो वो भी देखता है और साथ दवाई दे के उन्हें भिजवा देता है, मगर बाद में जब बुखार ज़्यादा बिगड़ जाता है तो फिर वो किसी हॉस्पिटल का रुख करते हैं। डॉक्टर मसूमा सरदार थी यहाँ फोकल पर्सन अलाइट 1 की, तो वो आए रोज़ कोई ना कोई लेटर लिखती थी महकमा सेहत को, ठीक है, क्योंकि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समुंदरी, जड़ावाला, तांदलिया वाला, ये किसी भी हॉस्पिटल में कोई मरीज वहाँ पे रिपोर्ट हुआ डेंगू का, इब्तदाई तिबी जो थी उसकी अलामात, इब्तदाई अलामात, उसे देखते हुए पता डॉक्टरों को चल गया कि ये डेंगू का मरीज है। ये डॉक्टरों की सूरत बता रहा हूँ मैं, अताइयों की तो बाद में जिक्र करेंगे। जब डॉक्टरों को पता चल गया ये डेंगू का मरीज है और वो उसकी सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर सके और उन्होंने मरीज की जब हालत बिगड़ी तो उसे लाइटपाल रेफर कर दिया। अच्छा। अब वो फिर बाकायदा तौर पर लेटर लिखती थी कि आप लोगों ने मरीज को पहले मुंतकिल क्यों नहीं किया, जब मरीज की हालत सीरियस हो जाती है फिर आप हमारी तरफ मुंतकिल करते हैं, फिर हमें भी संभालना जो मुश्किल होता है। अब जहाँ पे डॉक्टरों का ये हाल हो तो वहाँ पे अताइयों का फिर किसने देखना है जी, कि डॉक्टरों को नहीं पता कि ये डेंगू का मरीज है और इसके ये इब्तदाई इलामात हैं और ये मरीज की हमारे से ट्रीटमेंट नहीं हो रही, तो हमारे पास सहूलियात का फुकदान है, तो मरीज को। अच्छा सदा, मुझे आप ये भी बताएं कि चले ये तो हमारे डॉक्टर हजरात और उनकी प्रैक्टिसेस और उनकी अपने वो बहुत सारे ऐसे केसेस आते रहते हैं। अब जैसे कि आपने बिल्कुल शुरू में जिक्र किया कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की सीट्स 6 माह से खाली है, तो अब ये सारा मामला आगे कब चलेगा? कोई इसमें एक्सपेक्टेटेड है कि बहुत जल्द आके कोई चार्ज उसका संभाल लेगा? और जैसे मौसम भी बदल रहा है, मौसम की तब्दीली के साथ ज़्यादा लोगों को ख्याल रखने की ज़रूरत है, तो अब आने वाले दिनों में किस तरह की चीज़ें प्लान की गई? देखिए, फैसलाबाद में अगर ओवरऑल सूरत हाल से बात करूँ, प्राइमरी सेकेंडरी की तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चक जुमरे में MS की सीट खाली थी। नुसरत फतेह अली खान जिसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कहा गया, यहाँ पे MS की सीट खाली थी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समुंदरी, यहाँ पे MS की सीट खाली थी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला, यहाँ पे MS की सीट खाली थी। अब गुज़िश्ता दिनों तकरीबन को 4 से 5 रोज़ कबल महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से फैसलाबाद जिला भर में जो 4 तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो कि आर्जी बुनियादों पर डॉक्टर चला रहे थे बतौर MS, अब वहाँ पे मुस्तकिल बुनियादों पर डॉक्टर तैनात कर दिए। अब वहाँ पे मुस्तकिल बुनियादों पर तैनात जब डॉक्टर होंगे तो वो फैसले भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। जब किसी के पास कोई एडिशनल चार्ज होता है तो वो इस तरीके से फैसले नहीं कर सकता जिस तरीके से उसे करने चाहिए, क्योंकि कल कला को उसने ये सब चीजें भुगतनी भी हैं। बिल्कुल सही। ऑडिट पैरे भी उसने भुगतने हैं, उसका भी जवाब देना है। अगर कोई गलत काम हो जाता है उसने उसका भी जवाब देना है। तो वो ये कहते हैं कि एडिशनल चार्ज है, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि आप बैल मुझे मार और हम ये भी करें वो भी करें। वो फिर जान छुड़वाते हैं, वो जान छुड़वाते हैं, फिर उसका नुकसान होता है। जो नुकसान होता है वो फिर आवाम को भुगतना पड़ता है। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज की सीट तकरीबन 6 माह से खाली है, तो जाहिर बात है इसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी पर तो आयद होती है। मैं समझता हूँ सेक्रेटरी हेल्थ पे भी होती है, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद पे भी होती है, CEO हेल्थ फैसलाबाद पे भी होती है, और इस समय दिगर मतलब कि एडिशनल चार्ज लेने वाला कोई भी इस टाइम पे डिसीजन मेकर नहीं है। हम उसे ये कह सकते हैं कि अगर कोई उसे डिसीजन लेना पड़ता है या कोई उसे स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ती है तो वो अपने ओहदे को देखेगा या ये एडिशनल चार्ज को देखेगा? देखिए, जैसे मैंने पहले भी ब्रेक में जाने से पहले बताया कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के मातहत मंगल हर मंगल को एक मीटिंग होती है जिसमें तमाम महकमों के फोकल पर्सन जो कि डेंगू के हवाले से नामजद किए गए हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। एक डैशबोर्ड बनाया गया है, डैशबोर्ड पे जो एक्टिविटी होती है वो रोजाना की बुनियाद पे जो फोकल पर्सन होते हैं वो डैशबोर्ड पे एक्टिविटी अपनी शेयर करते हैं। फिर उन्हें वो चेक किया जाता है कि ये बोगस तो नहीं। पिछले दिनों महकमा तलीम की जानिब से जो एक्टिविटी की गई वो बोगस थी। डिप्टी कमिश्नर ने एक नोटिस जारी किया CEO एजुकेशन को, बताया कि आपकी जो एक्टिविटी हो रही है डैशबोर्ड पे ये बोगस आप लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को CEO को नोटिस जारी किया कि मदीना टाउन कितनी, इकबाल टाउन कितनी, यूनियन काउंसिल ऐसी है, इतने मकामात ऐसे हैं जहाँ पे डेंगू लार्वा मौजूद है, उन हॉटस्पॉट को चेक ही नहीं किया गया। इस समेत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगी, महकमा तलीम होगी, वासा हो गया, जिला काउंसिल हो गया, इनके CEOs को, MD वासा को शोकाज हुए हैं, बाकायदा नोटिस जारी किए गए कि आपकी यह नाअहली है, इस नाअहली को जो है वो दूर किया जाए ताकि डेंगू का निज़ाम बेहतर बनाया जा सके। अब इन महकमों का काम है कि अगर वहाँ पे डेंगू लार्वा बन रहा है, अगर उस हॉटस्पॉट को खत्म नहीं करेंगे, वहाँ पे टेक्निकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो वहाँ पे डेंगू मच्छर बनेगा। जब डेंगू मच्छर बनेगा वो किसी ना किसी को तो डैमेज करेगा। वो स्कूल टीचर को भी कर सकता है। उसने ये नहीं देखना कि ये स्कूल टीचर है, उसने ये नहीं देखना ये बच्चा है, उसने ये नहीं देखना ये कोई ऑफिसर है या वर्कर है, उसने जो है वो अपना शिकार कर लेना है।
और क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि बारिश का पानी खड़ा है। अब गुज़िश्ता दोनों भी 2 रोज़ कबल बारिश हुई है, उसका पानी भी मुख्तलिफ मकामात पे खड़ा है। डेंगू टीमों के पास फ्यूल नहीं है चेक करने के हवाले से कि यहाँ पे डेंगू मच्छर है या नहीं है। तो ओवरऑल जो है डेंगू के हवाले से सूरत हाल जो है बुरी है। और इसके ऊपर जहाँ पे महकमा सेहत काम कर रहा है, इसी तरह आम शहरी का भी फ़र्ज़ है। आम शहरी के साथ जो दीगर महकमे बाकायदा तौर पर सैलरी इसकी जो तनख्वाह वसूल कर रहे हैं और इनके ज़िम्मे ये काम लगाए गए हैं, तो वो भी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे। इस तरह अगर वो अपना काम सही तरीके से नहीं करेंगे तो उसका खुमियाजा किसने भुगतना है? आम शहरी ने भुगतना है। तो इसलिए आम शहरी को बताइए कि वो अपनी एहतियात जो बरते और मुकम्मल अपनी जिस्म को थाम के रखे। और अगर वो कहीं कमरे में सो रहा है और वहाँ पे मच्छर स्प्रे करवाए या मैट वगैरह का इस्तेमाल करे ताकि मच्छर से जो है महफूज रहा जा सके। अपनी हिफाजत जो है आपने खुद करनी है, बजाय इसके कि आप डेंगू का शिकार हो और आप हॉस्पिटल में जाएं और हॉस्पिटल में आपको सिवाय खुआरी के और कुछ नहीं मिलेगा, धक्के मिलेंगे जब आप एक बार से दूसरी बार दूसरी बार बार बहुत सारी कॉमन चीजें जो कि हमने आप तक मैसेज भी पहुंचाया है कि फुल स्लीव्स का पहनना और जहां पे भी पानी खड़ा है उसको वहां से ड्रेन करना, और आपके घरों की छतों के ऊपर अक्सर हम बर्ड्स के लिए पॉट्स रखते थे उसको भी खाली करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच कि आपने उनका हिस्सा बने। वक्त छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट 10 और हमारा प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे हम जिंदगी के हर मामलात के बारे में बात करते हैं, चाहे वो सोशल इशू हो, चाहे वो किसी भी लिहाज से, तालीम के लिहाज से हो, सेहत के लिहाज से हो, सियासत पर गहरी नजर रखनी हो, माशरती इशू हो या फिर इशू हो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। हम सब ने सुना है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जोड़ों में पैदा किया है और आपके जब इस दुनिया में आप आके आंख खोलते हैं तो इससे पहले ही आसमानों पर आपके जोड़े बना दिए जाते हैं। और इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल हम देखते हैं, बड़ी खूबसूरत एक रिश्ता है शादी का, निकाह के बंधन में जब दो लोग बनते हैं तो उनकी जिंदगी और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा हसीन हो जाती है। हमने हमेशा से माजी के कुछ सालों में भी देखा और हमारे अबाव अजदाद से भी हम बातें सुनते हैं कि बड़ी ही कम उम्र में शादियां कर दी जाती थी और शादियों से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मामलात, खानदान कहते हैं। हमारे यहाँ की तो एक बड़ी खूबसूरत रिवायत है कि शादी सिर्फ लड़का या लड़की नहीं बल्कि दो खानदानों के दरमियान में होती है और बड़े खूबसूरत से हम एक दूसरे के कस्टम्स, एक दूसरे के ट्रेडिशंस को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, रवायात को आगे लेकर बढ़ते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों से हमने देखा है कि शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते को, निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को लोगों ने बड़ी गैर संजीदगी से लेना शुरू कर दिया है और जिसके नतीजे में हमने ये देखा है कि शादियां बहुत देर बाद तक बहुत सस्टेन नहीं कर पाती हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं या फिर आजकल बहुत तखीर से शादी हो रही है। रिसेंटली एक सर्वे भी किया गया था जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान में अनमैरिड वुमेन की जो रेशो है वो बहुत ज्यादा है। इसके पीछे की क्या वजूहात हैं, क्यों शादियां अब उतना लॉन्ग टर्म जो है वो सस्टेन नहीं कर पाती हैं? अरेंज मैरिज सही है, लव मैरिज सही है, शादी देर करने के पीछे की क्या वजूहात हैं, समाजी रवैये इसमें कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं या फैमिली इसमें कितनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, उनके बिहेवियर्स कितने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं जो किसी भी दो शख्स की ज़िंदगी के बारे में फैसला करते हैं। ये बड़ा ख़ास मौजू है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो इसी हवाले से आज हम अपने मेहमान से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सिटी 41 ज़फर टोकर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का बड़ा करम, आपने बड़ा खूबसूरत मौजूद चुना और यकीनन हर नौजवान, हर लड़के लड़की को और उसके वालिदैन को इस मौजू से दिलचस्पी होती है। बिल्कुल होती है और माशाल्लाह से आपको आज हमने इसलिए जहमत दी क्योंकि माशाल्लाह से आप भी बड़ी खूबसूरत मैरिड लाइफ से गुजर रहे हैं और आपका तजर्बा बहुत सारे देखने वालों के काम आ सकता है। आप बता बेहतर तौर पर सकते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात है जिसकी बिना पर पहले तो शादियां ताखीर का शिकार हो रही हैं, बहुत तखीर से लोग शादियां कर रहे हैं और बाद में अगर शादी हो जाती है तो बहुत जल्दी टूट जाती है। बहुत सारे इसमें सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। सर आप क्या देख रहे हैं, आपका तजर्बा क्या कहता है कि क्या वजूहात है जिसकी बिना पर एक तो शादी ताखीर का शिकार है और फिर शादी टिक नहीं पाती है? मल्टी फैक्टर्स हैं। शादियां ना होने की वजूहात जो हैं, मतलब वजह नहीं है, वजूहात हैं जी। और ताखीर से होने की और ना होने की, रिश्ते नहीं मिलते मुनासिब, ना लड़के वालों को ना लड़की वालों को। एक मिसिंग लिंक है या गैप है, राब्ते का फुकदान है कि अच्छे रिश्ते होते हैं लेकिन चूंकि आपस में सोशल एक्शन भी और सोशल इंटरेक्शन बहुत कम रह गया लोगों का,
तो उस वजह से भी अच्छे लोग भी आपस में मिल नहीं पाते, क्योंकि वक्त के साथ साथ दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। वो लड़कियां जो बेचारी घरों में बैठी रहती थी, जिनको दुनिया का एक्सपोजर नहीं होता था, वालिदैन जहां ब्याह देते थे वहीं सारी जिंदगी गुजार देती थी, अब उनके हाथ में जो मोबाइल होता है उस पर पूरी दुनिया है उसमें। हाँ। उसमें समाजी रवैये भी हैं, उसमें हमारे दुनिया जहां का फैशन भी है, और आर्टिस्ट भी आपको नजर आते हैं, जोड़े बनते जोड़े टूटते नजर आते हैं, ग्लैमर है, हर चीज उसकी हाथ में होती है, देख रही होती है वो लड़की भी। तो वो फिर अब वो दौर नहीं रह गया कि वो जहां माँ बाप ने बस जबरदस्ती कर दिया करते हैं। तो इसलिए वो शऊर जो उसको वक्त ने दिया, हालात ने दिया, तालीम ने दिया, उसकी बुनियाद पर वो अपना ये हक मांगने पर आ गई है कि जिसके साथ मैंने जिंदगी गुजारनी है, कम से कम मैंने उसे देखा हो, देखा नहीं उसकी तस्वीर देखी हो, उसके बारे में सुना हो, मुझे पता होना चाहिए कि मुझे हमेशा के लिए किसके पल्ले बांध दिया जा रहा है। तो ये उसका राइट भी है, इस्लाम भी ये देता है। तो अब वो चूंकि राइट आ गया तो उसका इस्तेमाल भी होने लगा, अब उनकी पसंद का भी ख्याल रखा जाने लगा। लेकिन लव मैरिज और पसंदीदगी का शामिल होना दो अलग चीजें हैं। अच्छा। पसंदीदगी का शामिल होना बहुत जरूरी है। हाँ। अगर आपको कोई दूसरा लड़का या लड़की पसंद ही नहीं है, अच्छा ही नहीं लग रहा, देखने को भी नहीं अच्छा लग रहा, उसके बारे में भी अच्छा नहीं सुना हुआ, तो वो तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ऐसी चीज। लव ये है कि आपकी पहले से मोहब्बत चल रही है, कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जहनी हम मांगी है, और आप समझते हैं कि हमें रिश्ता अज़दवाज में हम मुंसलिक हो जाए तो हम बड़ा खूबसूरत तरीके से लाइफ गुजार सकते हैं। दैट इज कॉल्ड लव मैरिज। उसमें कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात जहनी हम मांगी है, होना चाहिए, लेकिन इसमें दोनों तरफ से संजीदगी बहुत जरूरी है जी। लेकिन वो जो फ्लर्ट वाला एलिमेंट है ना, वो एक प्रॉब्लम करता है कि लड़की बेचारी बड़ी बाज़ औक़ात सादगी से, मासूमियत से वो समझने लग जाती कि ये जो लड़का है मुझे पसंद कर रहा है, मुझे अच्छा समझ रहा है, मुझे अहमियत दे रहा है, पता नहीं वाकई मेरी मोहब्बत में मरे जा रहा है। तो ये भी होता है कि वो मतलब हकीकतन ऐसा नहीं होता, अब ये लाजमी नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ। मतलब जो शरीफ आदमी मेरे जैसा होगा वो तो मोहब्बत करेगा, हाँ। इश्क करेगा, हाँ। इज्जत देगा, रिस्पेक्ट देगा आपको। लेकिन जो फ्लर्ट होते हैं, जो ऑलरेडी पहले से माइंड बना के चल रहे होते हैं घर से, या दोस्तों को बता के कि मैंने ये इसको पिटाना है, मैंने ये करना है, मैंने ये देखा मैं क्या करता हूँ, तो ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, वो दूसरों की जिंदगियों में जहर घोल देते हैं। और दूसरा हो सकता है आपको इसलिए आप पे ट्रस्ट कर ले कि ये पता नहीं वाकई, क्योंकि हर शख्स पहले तो आपको फेस वैल्यू पे लेगा ना कि वाकई आप शायद उसको अहमियत दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो आपका वो जो चीटिंग, धोखा, फ्लर्ट करना जो है ना, वो अगर निकाल दिया जाए और जेन्युइनली खालिस मोहब्बत हो, जिसमें एक दूसरे को समझा गया हो, एक दूसरे की बंदा रिस्पेक्ट करता हो। मोहब्बत में तो रिस्पेक्ट पहला आंसर है ना। बिल्कुल। अगर आप दूसरे की इज्जत ही नहीं करते तो मोहब्बत का दावा ही फजूल है। बिल्कुल ऐसे है। मोहब्बत में तो दूसरे की इज्जत का, अना का, खुददारी का, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का, हर चीज का ख्याल रखा जाता है, इसी को मोहब्बत कहते हैं। अच्छा, आपने बात की कि अब लड़कियों या मर्द दोनों की बात कर लेते हैं, हम इसमें तफरीक नहीं करते जेंडर की, कि एक राइट है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, शऊर आ गया लोगों के अंदर, और इसलिए वो अब ये चीज़ की डिमांड होती है कि एटलीस्ट जो मेरा लाइफ पार्टनर उसके बारे में मुझे पता हो। लेकिन सर, किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा इस्तेमाल वो भी नुकसान भी होता है। राइट आपका है, लेकिन उसकी भी एक हद होगी ना कि यहाँ तक है, उसके बाद कुछ उस पर जो कंडीशंस हैं वो लागू होती हैं। आपने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया, अब अपने पेरेंट्स के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी रहने दें ताकि वो भी तसल्ली करें कि जिस बंदे के बारे में आप पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं वो आया आपकी ज़ात के लिए अच्छा है, बुरा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि हम जब किसी भी साथ अटैच होते हैं तो हम इमोशनली बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं या पॉसेसिव हो जाते हैं, तो शायद हम उस तरह से वो चीज़ों को नहीं देख पाते जैसे हमारे पेरेंट्स देखते। तो एक हद तक तो वो भी ठीक है, तो अपने राइट का सही इस्तेमाल वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, बहुत खूबसूरत बात। दिस इज मिनिमम जो मैंने कहा कि कम से कम आपको पसंद होना चाहिए, मतलब अच्छे जज्बातों के, ये ठीक है, अच्छा लड़का। अब ये देखा जाएगा, अभी हम लड़कियों के नुक्ता नजर से देख रहे हैं। बिल्कुल। तो अच्छा लड़का है, अब अच्छे का मफहूम अपना अपना, फिर खवातीन बाज़ औक़ात अच्छा उसे कहेंगी जो वजी हो, खूबसूरत हो, वो अच्छा है।
सही। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि क्या वो जिम्मेदार भी है, एग्जैक्टली, फ्लर्ट तो नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, आपकी फैमिली का या आपके स्टेटस के साथ थोड़ा सा मैच होना बड़ा जरूरी है। फैमिली को सबसे ज्यादा इतराज इस बात पे होता है कि मिसमैच है, ये बनता नहीं है। हाँ। आप बस ऐसे कर रहे हैं, देखिए हम एक फलां तरह के लोग हैं, ये और तरह के हैं, तो मैच नहीं रिश्ता करता। तो उसमें अगर तो सिर्फ माली पहलू हो, फिर भी लड़का अगर पढ़ा लिखा है, समझदार है, बाशऊर है, खूबसूरत है और बरसरे रोजगार है, बेशक छोटा रोजगार हो, तो मेरा ख्याल है कि इसमें वालिदैन को वो नहीं देखना चाहिए कि जी हमारा माली बहुत कोई बड़ा स्टेटस है तो अब हम नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना होता है, अगर वो सब कुछ है लेकिन उसमें जिम्मेदारी का फुकदान है, वो फ्लर्ट है, 2 नंबरी करता है, तो आप महज उसके पैसे की खातिर अगर शादी कर रहे थे अपनी बेटी की, तो मेरा ख्याल फिर आप लूजर हैं जी। तो उसमें इस फैक्टर को भी इस्लाम में से एक तो जो बराबरी का होता है कुफ कहा गया है, एक दूसरे के अपना ख्याल रखना चाहिए थोड़ा सा, इस बात का बड़ा जरूरी होता है। माहौल का बड़ा फर्क होता है, कल्चर आपका बाज़ का फैमिली का बिल्कुल डिफरेंट होता है, दूसरी फैमिली जिधर आप करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल और तरह का कल्चर है, तो आपकी बेटी दूसरे घर में एडजस्ट ही नहीं कर पाएगी। अच्छा, फिर इससे आगे बढ़े, ये बड़ी बुनियादी चीजें हैं, पसंदीदगी का भी मामला है। एडजस्ट करना जो है, असल में प्रॉब्लम ये है कि चलें जी रिश्ता हो गया, जैसे भी हुआ, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, कुछ भी है, आगे बढ़ते हैं। फैमिलीज अपना वही बेटा जिसकी खुशियां देखने के लिए बचपन से माँ बड़े चाव से, बड़ा लाड प्यार से पालती है बेटे को, फिर जब उसकी बीवी ब्याह के लाई जाती है तो उसको उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। बाज़ घरों में, बाज़ में तो नौकरानी बना लिया जाता है, बाज़ में बस पहले से तय होता है कि इसको किस हद में रखना है। हाँ। ये चीजें जो है ना, ये बड़ी खतरनाक है, गलत है, रवैये। यार आपका बेटा है, आप उसके लिए क्या कुछ, एक उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए क्या कुछ करती रही हैं। हाँ। अब आप उसकी लाइफ, उसकी खातर ही उसकी इज्जत करो, ताकि वो आपका बेटा खुश हो कि चलें मेरी बीवी जो है उसकी इज्जत करते हैं मेरे घर वाले सारे। असल में इसी तरह माँ बेटी जो है, जो आपके घर में आई बहू जी, उसका फर्ज है कि वो अब ये ना समझे कि जी अब ये मेरा, हाँ, अब गोल्ड मेरा है, अब इसके सारे हकूक इसके वालिदैन के खत्म हो गए, बिल्कुल ठीक है, अब मेरा है तो बस मेरा है। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम यही आता है कि लोग अपने अपने रिश्ते की नौयत को और उसकी वैल्यू को समझ नहीं पाते हैं। जब हम एक दूसरे के जगह पे जाने की कोशिश करते हैं ना, अपनी जगह को छोड़ के, तब मामला ज्यादा खराब होते हैं। बीवी अगर समझती है कि वो माँ की जगह ले सकती है और माँ को ये खदशा रहता है कि कहीं बीवी मेरी जगह ना ले ले, तो तब मामला ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो रिश्तों में अपनी जगह का, अपनी जिम्मेदारी का और अपनी जितनी रिस्पेक्ट है उसका ख्याल रखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझना रवैयों को लेकर कितना जरूरी है, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। वक्त छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी और आज का मौजू बड़ा ही खूबसूरत है। शादी जैसे खूबसूरत मौजू पे जितनी बात की जाए उतनी कम है। हमें देखने में फैंटेसाइज तो बहुत करती है कि हाँ वेडिंग सीजन आ रहा है, वैसे भी शादियों का सीजन स्टार्ट होने वाला है, बहुत सारे लोग आई एम श्योर के शादियां अटेंड भी करने वाले हैं। लेकिन शादी सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना ज़्यादा इसके अंदर संजीदगी से, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब तक आप लेने के लिए तैयार नहीं है, मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि आपको तब तक शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और वैसे भी बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो आजकल इसमें शामिल हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग ताखीर से शादी करते हैं। लेकिन अगर आपकी शादी हो जाती है, फिर आपका रवैया, फिर आपका किरदार कैसा होना चाहिए, रिश्तों को लेकर उसको निभाने के लिए जो आपकी एफर्ट्स हैं वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा से एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें, लेकिन मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी रिश्ते की खूबसूरती होती है। कभी आप झुकते हैं, कभी सामने वाला झुकता है, और ये हर रिश्ते में होता है, चाहे हम अपने पेरेंट्स के घर में हैं, चाहे हम अपने इन लॉज के घर में हैं। तो सर ऐसा क्यों होता है कि हम अपने घर में, अपने माँ बाप के सामने, अपने बहन भाइयों के अंदर तो हर वक्त झुकने को तैयार रहते हैं जहाँ पे उनकी ख्वाहिश है, जहाँ पे उनकी खुशी शामिल है, लेकिन जैसे ही हम अपने ससुराल में जाते हैं एक लड़की, तो वहाँ पे
सामने जाते ही सास के लिए भी एक एक्सेप्टेंस उस रिश्ते को लेकर मुश्किल हो जाती है, जो कि बड़ी चाव से उसको ब्याह के घर लेकर आती है। और वो लड़की भी चाहती है कि सारी चीजें जाते ही उसके मुताबिक होने लग जाए। वो एक घर के पिछले कई सालों के सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश करती है। तो ये रिश्तों के अंदर जो इनबैलेंस है, इसको कैसे बैलेंस रखा जा सकता है और अपनी अपनी जगह पर रहते हुए इस पूरी चेन को कैसे हम खूबसूरती से चला सकते हैं? आपको एक मजेदार बात बताता हूं। जी जी जरूर। मेरी बेटी की शादी होने वाली है और दैट्स वेरी ग्रेट माशाल्लाह। मैंने उसे ये समझाया है, और ये बात बड़ी अजीब लगेगी आपको। हाँ। मैंने कहा बेटे अपनी सास को अपनी माँ ना समझो। अच्छा। आमतौर पे तो ये कहा जाता है। ये कहते हैं हाँ, उसे माँ समझना। मैंने कहा माँ बेटी का जो रिश्ता है ना, इस जैसा रिश्ता दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं है। आपकी रोजाना 100 बार लड़ाई होती है माँ से, खाना अच्छा नहीं बना, फलान हुआ, फलान हुआ, चीजों पे फलानी मुझे लेके दिया, फलान किया, लड़ते हैं सब कुछ। हाँ बिल्कुल। वो फिर भी वो माँ की माँ ही रहनी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वो आप थोड़ी देर बाद आपने फिर बैठना है, गपशप शुरू हो जानी, ना उसके दिल में कुछ रहना, ना आपके दिल में कुछ रहेगा। सास के साथ ऐसा नहीं हो सकता। वहां एक बार आपने एक बार थोड़ी सी भी गलत चीज कह दी ना, वो दराड़ आ जाती है। हाँ, और वो लाइफ टाइम चलती है। वो लाइफ टाइम चलती है। तो इसमें बहुत ख्याल रख के फूंक फूंक के कदम चलना पड़ता है। रिस्पेक्ट दें पूरी तरह, अच्छी तरह। जिस घर में आप जा रही हैं उस घर को उसने बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचाया था। वो भी कभी बहू बन के आई होती है। बिल्कुल ऐसा ही। पता नहीं क्या कुछ चीजें कर करा के उन्होंने फेस की, तो बच्चे पैदा किए, जवान किए, अब शादी का टाइम है। तो अब जैसे दो दोस्त हैं, उनमें को तीसरा आ जाता है। आप देखें बाज बड़े पोजेसिव होते हैं, आप किसी दोस्त के करीब किसी को नहीं भटकने देते। ऐसा ही है। तो तीसरी दो सहेलियां हैं तो तीसरी अगर आए वो एक तो जेलसी होने लगती है। अगर ये जो कि खूनी रिश्ते नहीं हैं, जो दोस्त हैं महज जी, वो इतना पोजेसिव होते हैं एक दूसरे के बारे में कि तो उसके साथ क्यों ज्यादा टाइम, उधर क्यों था। तो वो बेटा जो हर वक्त उसका बेटा था, जब उसके दरमियान कोई तीसरी जब कोई खातून आती है आपके साथ, वो उसको शेयर करती, मोहब्बत, वो प्यार जो आपको सिर्फ मिल रहा था, अब वो प्यार बंटने का वक्त टाइम आ गया है। तो ये बहुत खूबसूरती के साथ इसको एमिकेबली निभाना होता है इस रिश्ते को। माँ को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पता नहीं मेरा बेटा अब मेरा पूरा बेटा नहीं है, अब पूरी तरह से मेरा नहीं रहा, किसी और का हो रहा है। हाँ। आप ज़ाहिर आपने उधर ही रहना है, आपका ही होता है, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से कभी नहीं भूलना चाहिए किसी माँ का बेटा है जिसने बड़े प्यार से इसको जब पैदा करने के बाद कहाँ तक पहुँचाने में कितनी मेहनत की उसने, तो उसकी जगह लेने की कोशिश नहीं करती। वो माँ है, माँ रहेगी जी। आप उसको भी समझाएं कि आपने अपनी वालिदा को पूरा एहतराम, इज्जत, उनके को फर्क नहीं, वक्त भी दिया करना, और मेरा वक्त मेरे लिए। तो ये दोनों तरफ से बड़ा समझने की। इसी तरह वो समझे कि जिस किसी ने अपनी बेटी पैदा की, पाली पोसी, तालीम दी, जवान किया, बिल्कुल वो अपना सब कुछ छोड़ के, माँ बाप बहन भाई सारे रिश्ते छोड़ के वो एक अजनबी माहौल में आ रही है, उसको कितनी ज्यादा केयर की जरूरत है। बिल्कुल। उसको इमोशनली स्टेबल रखना और उसको अपनाइयत का एहसास दिलाना कितना जरूरी है। और इब्तदाई सालों में ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। साल 2 साल में बिल्कुल। तो तब तक फिर वो माहौल का हिस्सा बन जाती, फिर उसे अजनबियत का एहसास नहीं होता। उन दिनों में जो सलूक आप उसके साथ रवा रखते हैं, हाँ, वही फिर मुस्तकबिल में उसका माइंड एक बनना है कि मैंने यहाँ कैसे चलना, हाँ कैसे चलना है। बिल्कुल बहुत जरूरी है कि आप जो बेटी किसी के घर से आई उसको अपनी पूरी तरह इज्जत एहतराम दें, उसको मकाम दें उसका। क्योंकि लड़कियां एक ना बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ मैं कहूँगी एक बेफिक्री के माहौल में, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं तो हमें पता होता है हमें किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती है, अम्मा है तो सब चीज़ें देख लेंगे, अब्बा है तो सब चीज़ें देख लेंगे, तो वो लड़की के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको वो स्पेस चाहिए होती है। और इस पूरे सिनेरियो में सर वो जो एक मिडल मैन है, जो बेटा भी है और शौहर भी है, उसकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? बहुत खूबसूरत बात। देखिए मैं अपना तजर्बा बता सकता हूँ। जरूर, आपको इसीलिए आज हमने यहाँ पे बुलाया है। मेरी शादी मैंने उनके कहने पे की, मेरी कजन की बेटी है,
अच्छा। और मैं जब कभी किसी बात में गुस्सा आता था ना, अब देखिए मैं साइकोलॉजिकली बड़ा खेलता था नफ्सियाती तौर पे ना, मैं अपनी माँ को बड़ा खुश रखता था। अब मुझे पता है इसे रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं, जो मैं बताने लगा जी जी, कि आप खुद उसके खिलाफ बात कर देते हैं, ये पता नहीं कितों तुम मान ले आंदी। अच्छा, तो मतलब अगर आप खुद अपनी बीवी के बारे में बात करते तो वो खुद उसके दिफा में आ जाएंगे। हाँ सही कि चंगी भली से है तू, पता नहीं की ले होनी सी। ठीक है, वो इस तरह हाँ। एक तो ये उसका दफा करेगी, प्लस उसके जहन में ये रहेगा कि ये कोई अनमरीद नहीं है। हाँ, एक थोड़ी सी उसकी सेटिस्फेक्शन होती उनको है भी तसल्ली कि बेटा रहेगी ना। मुझसे शेयर कर रहा है अपना मसला, कोई भी है तो मेरा वो फिर वो आपका साथ, आपकी माँ बाप आपसे ज्यादा वो उसकी फिक्र करें, ये कमाल है। यानी ये होना चाहिए, ये खूबसूरती भी है कि खूबसूरती ये रिश्तों की कि आपको ये फिक्र ना हो कि ये जो खातून आई है मेरी बीवी बन के, इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए इसकी इस घर में, बल्कि ये फिक्र आपके माँ बाप करें, आपका रवैया ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको हो कि यार ऐसे कोई प्रॉब्लम ना आए, इसका ख्याल रखना है, दूसरे घर से आई है, उसको वक्त लगेगा एडजस्ट होने में, चीज़ों का ज़रूरतों का ख्याल रखना। भाई आपके अपने घर में भी तो कोई बेटी है ना, बिल्कुल, वो भी तो कहीं जानी है। जी, जैसे आप अपनी बेटी के बारे में ख्वाहिश रखते हैं कि ये बड़े अल्लाह करे ऐसे घर में जाए जहाँ शहजादियों की तरह रहे, बिल्कुल, राज करे, फलां करे फलां करे, तो यही सोच दूसरे के बेटी के बारे में भी सोचें। बिल्कुल। अगर सिर्फ हम पॉजिटिव सोच बना लें कि जो अपनी बेटियों के बारे में सोच होती है ना हमारी, कि उनका मुस्तकबिल कैसा हो, वो अपने घर में कैसे रहें, उसी तरह की सोच ये बना लें कि जो बेटी किसी की हमारे घर में आनी है, हम वो मकाम उसे जरूर देंगे। मैंने तो तय किया हो कि मैं कैमरे पे कहता हूँ, जिसने किसी ने मेरे साथ रिश्तेदारी करनी हो, मैंने भी बच्चों की शादी करनी है अभी, हाँ। मैं तो शहजादियों की तरह रखूंगा उनकी बेटी को। और सर वैसे अपनी भी सर बहू ये बना हम ये चीज बिलीव करते हैं ना कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं, तो अगर हम अपनी बहू के साथ अच्छे से रवैया करेंगे, वो एक अच्छाई का बीज बोएंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला आपकी बेटी को उसका रिवॉर्ड ना दे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। असल में होता है एक नेचुरल जस्टिस होता है, एक होता है कि हमारे शऊर का इम्तहान होता है कि हमने भी अपना अकल इस्तेमाल कर दी, अल्लाह ताला ने अकल इस्तेमाल करने के लिए दी है ना। मैं ये कहा करता हूँ कि हमारा प्रॉब्लम ये कि हम अकल का इस्तेमाल नहीं करते जी, हालांकि अकल अल्लाह ताला ने इस्तेमाल करने के लिए दी है और ये अकल इस्तेमाल करने से बढ़ती है। बिल्कुल ऐसे ही तो कंजूसी करते हैं हम कि पता नहीं कम ना हो जाए, शायद कोई ये कहीं पड़ी हुई है इस्तेमाल की, हमें पता नहीं है कि अनलिमिटेड है ये तो वो जितनी इस्तेमाल करोगे बढ़ती जाएगी, वो समझते कि ये कहीं कोई पैसों की तरह है, कहीं खर्च कर ली तो खत्म हो जाएगी। अगर आप जहानत का इस्तेमाल करें तो ये कभी ये मसाइल पैदा हो ही नहीं सकते। हाँ, गुफ्तगू, डायलॉग, मुकालमा, अच्छे तरीके से आप बात करें, समझाएं अपने बेटे को, बहू को या अपनी बेटी को, बातचीत से हर मसला हल हो जाता है। हर मसला चाहे वो बड़े से बड़ा हो, बल्कि लोगों ने यहाँ पे हमने देखा है कि दो ममालिक के माबैन अगर कोई मसले हैं तो वो टेबल टॉक जब होती है तो हल हो जाते हैं। तो घर का मसला है, इसको कैसे पॉसिबल है कि हल ना हो। और इसी तमाम सिनारियों में एक चीज और भी है कि लोगों के अंदर ये भी बड़ा ख्याल है कि अरेंज मैरिजेस बहुत लंबे अरसे तक चलती हैं और लव मैरिजेस जो है वो नहीं चल पाती हैं। तो ये जो तासुर है ये किस हद तक अभी जायल हो गया है, इस पे हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक।